सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, उसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की, और उसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। शुरुआत करते हैं प्रकाश से। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का एक परम स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य से हमें काफी हद तक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य से हमें दो ऊर्जा मिलती है, एक तो मिलती है ताप ऊर्जा और दूसरी मिलती है प्रकाश ऊर्जा। तो हमारा ज्यादातर जो प्रकाश होता है वो हमें सूर्य से ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिन सूर्य की वजह से होते हैं, परंतु सूर्य एक इकलौता प्रकाश का सोर्स नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रकाश के सोर्स हैं, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए बल्ब। पर इनको जलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बल्ब विद्युत को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस विद्युत की मदद से हमें प्रकाश देते हैं। अब चलिए एक सेकंड के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रकाश हो ही ना, तो क्या होगा? अगर प्रकाश हो ही ना तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, हर जगह सिर्फ काला रंग नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी देखने में मदद करता है प्रकाश। तो सवाल ये है कि आखिर हम अंधेरे में देख क्यों नहीं सकते, और अगर प्रकाश हमारी मदद करता है तो प्रकाश हमारी देखने में मदद करता कैसे है? क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? जरा सोचिए। चलिए उत्तर जानते हैं। दरअसल मान लीजिए कोई प्रकाश का सोर्स है, जैसे कि एक बल्ब। तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलेंगी। मान लीजिए कि एक सेब रखा हुआ था, तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें उस सेब पर भी आएंगी। वहां पर क्या होगा कि ये जो सेब है वो प्रकाश का परावर्तन करेगा और उससे ये जो किरण होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और इसलिए ये जो किरण जो सेब पे पड़ी है वो हमारी आंखों तक आएगी और इस वजह से हम सेब को देख पाएंगे। अब जब अंधेरा होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें नहीं होती, तो जो सेब होता है उसके पास कोई भी किरण होती ही नहीं परावर्तन के लिए, और इसलिए सेब से कोई किरण परावर्तित नहीं होती और हमारी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती, और इसीलिए अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते। ये कारण है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते। अब एक और चीज है, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि शीशा। तो आखिर इसका रीजन क्या है? दरअसल इसका कारण ये है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरण जो सेब पर आई, वो किरणें क्या करेंगी कि वो इस शीशे के आर पार जा सकती हैं। अब क्योंकि ये शीशे के आर पार जा सकती है तो हमारी आंखों तक तो फिर भी पहुंच जाएगी। अब क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन सेब ने किया था तो हमारे आंखों तक जो रोशनी पहुंचेगी उससे हमें सेब दिखाई देगा, और क्योंकि बीच में शीशा है और फिर भी हम सेब देख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो शीशा है वो पारदर्शी होता है। और यही कारण है किसी चीज के पारदर्शी होने का, क्योंकि जितनी भी चीजें पारदर्शी होती हैं उनसे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं परावर्तन के बारे में। सवाल है कि क्या सभी वस्तुएं प्रकाश का समान रूप से परावर्तन करती हैं? जरा सोचिए। दरअसल इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अभी ही हमने देखा दो चीजों के बारे में, एक था हमारा सेब और दूसरा था हमारा शीशा। दोनों प्रकाश का परावर्तन एक तरीके से नहीं करती। एक से तो हमारी आंखों तक रोशनी आती है और दूसरे में तो रोशनी उसकी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वस्तु प्रकाश का अलग रूप से परावर्तन करती है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक सेब है और एक धातु है। हम जानते हैं कि जो सेब है वो रोशनी का परावर्तन उतने अच्छे से नहीं कर पाता, परंतु जो धातु होता है वो रोशनी का परावर्तन बहुत अच्छे से करता है, और इसीलिए धातु बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। चमकदार धातुओं की बात करी है तो सबसे चमकदार धातुओं में एक धातु है सिल्वर, और ये इतना ज्यादा चमकदार होता है कि हम इसे शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम कई तरह के शीशे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है समतल दर्पण का। दरअसल हम जितने भी तरह के दर्पण बनाते हैं उन सभी में हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छे से परावर्तन करता है और इसलिए उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखता है वो काफी हद तक बिंब के बराबर होता है।
और इसीलिए वो परावर्तन काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है दर्पण बनाने के लिए। अब चलिए परावर्तन के कुछ नियमों को जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। अब आपतित किरण वो किरण होती है जो सोर्स से आई है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो आपतित किरण कही जा सकती है। आपतित किरण वो किरण होती है जिसका परावर्तन अभी होना है। तो आपतित किरण आएगी दर्पण पे और उसका परावर्तन होगा और उससे बनेगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण जिस पॉइंट पर दर्पण से टकराएगी उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो उसे कहा जाता है अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन में। इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो हैं वो तीनों मिलकर एक 2D इमेज बनाते हैं और इसीलिए वो तीनों ही एक ही तल में होंगे। चलिए अब जानते हैं आभासी और वास्तविक में अंतर। दरअसल जो प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है आभासी, और जो शीशे के बाहर बनते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक। उदाहरण के लिए समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हमें हमारा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है। जब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है जो शीशे के अंदर हो उसे कहा जाता है आभासी। परंतु अगर वो प्रतिबिंब शीशे से बाहर बनता है और हम उसे किसी पेपर पे देख सकते हैं तो उसे कहा जाता है वास्तविक। अब ये जो होता है ये कभी भी समतल दर्पण में नहीं होता, ये होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। चलिए जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। दरअसल गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें एक गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े के आकार होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए हमारे पास एक शीशे की बॉल है और अगर हम इसे दोनों तरफ से काट दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का शीशा बच जाएगा। अगर हम इन दोनों शीशों से दर्पण बनाएं तो जो दर्पण बनेंगे वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो उन दर्पण में एक तो होता है हमारा मुख्य अक्ष, उसके अलावा इसके अंदर होता है एक मुख्य फोकस और एक होता है वक्रता केंद्रक, और उसके अलावा एक होता है हमारा ध्रुव। अब ये चीजें क्या होती हैं इनके बारे में आपको घर से पढ़कर आना है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी प्रकाश की, उसके बाद हमने जाना परावर्तन के बारे में, और उसके बाद हमने जाना गोलीय दर्पण के बारे में। अब इन सभी चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको अपनी NCERT की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय पढ़ना है। उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में। आपको ये भी पढ़कर आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी एफ तथा सी के बीच, ऑप्शन डी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन डी आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कहां अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी सौर भट्टियों में, ऑप्शन सी
पश्च दृश्य दर्पण, ऑप्शन डी सेविंग दर्पणों। क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण सूत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? ऑप्शन ए बिंब की दूरी, ऑप्शन बी प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन सी फोकस दूरी एंड ऑप्शन डी आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, घनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन बी प्रतिबिंब आभासी है, ऑप्शन सी प्रतिबिंब आवर्धित है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब छोटी है। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 डी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। हेलो दोस्तों, आज हम इस पार्ट में एक बहुत ही साधारण मगर महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, संसाधन के नियोजन के बारे में और जानेंगे संसाधन का संरक्षण कैसे होता है और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि संसाधन होता क्या है। आप सब अपने हर दिन के कार्य में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि जल, धरती या हवा। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी भी तरह के उपयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला या लकड़ी। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों तरह के हो सकते हैं और दोनों ही मानवता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। जल, वन्यजीव, खनिज, पहाड़ इत्यादि जैसे संसाधन दुनिया में बहुत समय से थे, मगर इंसानों को उनका सही प्रयोग करने का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जब जनसंख्या और मानव की जरूरतें बढ़ी तो इंसानों ने अलग अलग चीजों का प्रयोग करना शुरू करा, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ा। इसके बाद तो फिर इंसान तकनीक के प्रयोग के सारे संसाधनों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख गए, जिससे इंसानों की जिंदगी खुशहाल बन गई। तो इस नजरिए से देखा जाए तो इंसान को भी एक संसाधन ही माना जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन के वर्गीकरण के अलग अलग आधार होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। अब हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से दो प्रकार होते हैं। तो पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। ये संसाधन जैव मंडल में मिलते हैं और इनमें सजीव के सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और अन्य प्राणी समुदाय। दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो किसी भी निर्जीव चीज को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि पहाड़, खनिज या पत्थर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो वर्ग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये वो संसाधन होते हैं जो किसी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया से मिलते हैं, जैसे कि जल, वन और वन्य प्राणी। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकते हैं और बनने में भी बहुत साल लगाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और कोयला। स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति के निजी अधिकार में होते हैं और इनमें कोई भी और इंसान अपना अधिकार नहीं दिखा सकता, जैसे कि किसी का घर, जायदाद या बगीचा। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको कोई खास समुदाय संभालता है और इस समुदाय के लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तालाब इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर राष्ट्रीय अधिकार होता है। तो कानूनी तौर पर देश के सारे उपलब्ध संसाधनों पर इनका अधिकार है, जैसे कि जमीन या कोई भी जमीन। इन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे कि महासागर। विकास के आधार पर भी 4 तरह के संसाधन होते हैं। पहला संभवी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित संसाधन।
संभवी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी भी देश में मौजूद होते हैं मगर इनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ होता, जैसे कि हिमालय क्षेत्र के खनिज। विकसित संसाधन वो होते हैं जिनका सर्वेश किया जा चुका है और इनकी मात्रा भी निर्धारित होनी शुरू हो गई है, जैसे कि पानी से बिजली बनती है और अब इसकी मात्रा निर्धारित हो गई है। भंडार संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पर्यावरण में आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका इस्तेमाल तकनीक की मदद से होता है, जैसे कि जल। संचित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका अभी तक उपयोग शुरू नहीं हुआ और सिर्फ तकनीक की ज्ञान की सहायता से ही इनका प्रयोग हो सकता है, जैसे कि नदियों का जल। आगे के समय में इनका उपयोग करना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन होता है। तो हर देश का अपना अलग अलग तरीका होता है संसाधन नियोजन करने का और ये देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। भारत में भी कई देश है जिनमें अलग अलग तरीके के संसाधन मौजूद है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और राजस्थान में पवन ऊर्जा बहुत है मगर जल की कमी है। तो दोस्तों, संसाधन नियोजन करना जरूरी होता है क्योंकि इससे ही देश के संसाधनों की पहचान होती है, उनकी बची हुई संख्या जांची जाती है, सही तकनीक इस्तेमाल करके संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए, राष्ट्रीय और संसाधन विकास पर काम करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का इस्तेमाल विकास के लिए बहुत जरूरी है मगर इससे कई तरह की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं पैदा होती हैं, जिस वजह से इनका सही उपयोग करना जरूरी है, जिसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। इसी वजह से कई लोगों ने प्रयास किया है नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जैसे कि गांधी जी ने बताया था कि मशीनों की जगह हाथ से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सुंदर लाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन और मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों, अब तक हमें ये पता चल चुका है कि संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और वो जरूरी क्यों होते हैं। इंसानों के स्वार्थ की वजह से इनका बहुत दुरुपयोग हुआ है, जिस वजह से लोगों में आशंका आ गई है और परिवर्तन पर भी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से अब जरूरत है कि लोग समझे कि इनका सही तरह से उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसी को सतत विकास की अवधारणा कहते हैं, जिसका मतलब है कि संसाधनों का अभी सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए अपने घर जाकर अपनी इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, संसाधन का नियोजन कैसे होता है, संसाधन संरक्षण का क्या मतलब होता है और सबसे जरूरी सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है, मिट्टी निर्माण के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में और भारत में भूमि उपयोग के स्वरूप के बारे में। आज हम इस पाठ संसाधन एवं उपयोग के थोड़े प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 2. नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। 2. राष्ट्रीय और अजेय संसाधन। 3. सामुदायिक, राष्ट्रीय और अजेय संसाधन। 1. व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा प्रश्न है, कौन से संसाधन में सजीव के लक्षण होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अजेय संसाधन। तीसरा प्रश्न है, कौन से संसाधनों का सिर्फ एक बार उपयोग हो सकता है? अजेय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, संभवी संसाधन। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में कौन से संसाधन सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है? पवन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, पेट्रोलियम। पांचवा प्रश्न है, नीचे
नीचे लिखे गए संसाधनों में से कौन से संसाधन अजेय संसाधन के उदाहरण हैं? शेर, पत्थर, इंसान, घोड़ा। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठ को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आपके मन में जो भी सवाल आया होगा उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। उन सवालों का जवाब आप उन्नयन ऐप पर पूछ सकते हैं, जहां पे आपको आपके ग्लोबल एक्सपर्ट उसी सब्जेक्ट के, उसी विषय के एक्सपर्ट आपका जवाब देंगे। अगर आपके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल पर भी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो नंबर आप नोट कर लीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कीजिए biharunnyan@gmail.com। बच्चों, आज के इस एपिसोड का पुनः प्रसारण डीडी बिहार पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो आपको अगर इसी एपिसोड को दोबारा देखना हो तो आप 3:05 पर फिर से डीडी बिहार चैनल खोल के देख सकते हैं। और हर दिन की तरह YouTube पर भी आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके 2 बजे के बाद कभी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ, रोचक विषय और काफी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।